हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका मौसर फ्रॉम लर्नर्स वर्ल्ड एकेडमी। वेलकम बैक टू अवर बोर्ड बूस्टर सीरीज क्लास 12 फिजिक्स, जिसमें हम कवर अप कर रहे हैं अपने सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को इन द फर्स्ट फेज। इस फर्स्ट फेज में हमें सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस को निपटाना है और जिसकी चैप्टर 1, 2, 3 की ऑलरेडी वीडियो आ चुकी है। आज हम अपना स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 विच इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। बच्चों क्या स्टार्ट करेंगे? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इस वीडियोस को रिकॉर्ड करने के पीछे पर्पस क्या है? टू हेल्प यू टू स्कोर मैक्सिमम इन योर बोर्ड एग्जाम। आपको आपके बोर्ड एग्जाम्स में मैक्सिमम अचीव करवाना है, ठीक है। तो आज उसी विजन को लेकर आगे चलते हैं विद अवर न्यू चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो क्लास मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के अंदर अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले एक लाइन में इस पूरे नैप चैप्टर का तुम्हें निचोड़ बता देता हूं। वो निचोड़ ये है कि अगर हमारे पास कोई करंट कैरिंग वायर होगा, हमारे पास क्या होगा? करंट कैरिंग वायर। तो करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ क्या बनती है? मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इफेक्ट। और इसी कॉन्सेप्ट, इसी लाइन पर ये पूरा चैप्टर बेस्ड है। क्या है वो लाइन? दैट अ करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ। एक करंट कैरिंग वायर अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। अब सवाल ये उठता है बच्चों कि इस मैग्नेटिक फील्ड को हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। तो इस मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट लॉज हैं। एक लॉ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे हमें अपने चैप्टर की स्टार्ट करनी है, दैट इज बायोट सेवर्ट लॉ। अपने डेरिवेशंस हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें एक लॉ सीखना होगा, दैट इज बायोट सेवर्ट लॉ। तो इस लॉ की हेल्प से हम क्या करते हैं कि करंट कैरिंग वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनी, उसकी वैल्यू और उसकी डायरेक्शन को फाइंड करते हैं, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो उसकी वैल्यू भी फाइंड करेंगे, उसकी डायरेक्शन भी फाइंड करेंगे बाय यूजिंग बायोट सेवर्ट लॉ, ठीक है। तो अब बायोट सेवर्ट लॉ में क्या होता है, देखो। लेट से एक हमें करंट कैरिंग वायर गिवन, क्या गिवन है? हमें एक करंट कैरिंग वायर। तो इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है बच्चों? आई। अब इस करंट से कितने डिस्टेंस पर? आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट दे रखा है पी। हमें यहां पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, ठीक है। इस लॉ का यूज करते हुए, इस लॉ का नाम क्या है अपना? बायोट सेवर्ट लॉ। अब देखो इसमें क्या करेंगे हम। सबसे पहली बात तुम्हें याद रखनी है कि बायोट सेवर्ट लॉ एप्लीकेबल होता है सॉरी, स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट के लिए, एक करंट एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल होता है। किसके लिए? करंट एलिमेंट के लिए, ठीक है। अब सर ये करंट एलिमेंट क्या होता है? तो ये जो वायर है पूरा, है ना, इस वायर के एक छोटे से पोर्शन को सिलेक्ट कर लो। इस वायर के एक छोटे से पोर्शन को सिलेक्ट कर लेंगे हम, और छोटे से पोर्शन की लेंथ बोल दी डीएल। क्या बोल दी? डीएल। तो अगर मैं यहां करंट को डीएल से मल्टीप्लाई कर लूं, तो इस पूरी क्वांटिटी को हम बोलते हैं करंट एलिमेंट। क्या बोलते हैं बच्चों? करंट एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है सर, बात समझ में आ गई। करंट एलिमेंट। अब ये जो करंट एलिमेंट होता है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो सर इसकी कोई डायरेक्शन भी होगी? बिल्कुल है इसकी डायरेक्शन। इसकी डायरेक्शन वही होती है जो करंट की होती है, यानी आईडीएल की डायरेक्शन, करंट एलिमेंट की डायरेक्शन सेम एज दैट ऑफ करंट। कैसी होगी? सेम एज दैट ऑफ करंट, दैट ऑफ करंट, ठीक है सर। ये बात तो समझ में आ गई। तो पहली बात हमें ये समझ में आ गई कि हम जब बायोट सेवर्ट लॉ लगाएंगे तो एक छोटे से एलिमेंट पे लगेगा, छोटे से एलिमेंट पे लगेगा, ठीक है। कितने डिस्टेंस पर? आर डिस्टेंस पर। पी पॉइंट पर हमें फील्ड की निकालनी है ताकत। तो हम यहां एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करेंगे विच इज आई डीएल। अब यहां से आर डिस्टेंस पे फील्ड निकालनी है, छोटा सा एलिमेंट, छोटी सी फील्ड कितनी? डीबी। छोटी सी फील्ड कितनी? डीबी। तो यहां पर एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जो छोटी सी फील्ड डीबी थी, मैग्नेटिक फील्ड डीबी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी वैल्यू ऑफ द करंट, इस वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है। दूसरा, ये फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, दैट इज लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द एलिमेंट डीएल। तीसरी चीज, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी साइन थीटा के। किसके? साइन थीटा। अब सर यहाँ पे थीटा कौन है? तो थीटा के बारे में बात करेंगे, परेशान नहीं होना है अभी। अभी के लिए याद रखो साइन थीटा। उसके बाद डीबी इनवर्सली प्रोपोर्शनल था आर स्क्वायर के, यानी आर क्या है? डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एलिमेंट। आर इज डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एलिमेंट। अब अगर इन चारों चीजों को हम यहां कंबाइन करते हैं, दैट इज 1 2 3 4, तो यहां पर हमारे पास डीबी प्रोपोर्शनल आ जाता है, दैट इज आई डीएल साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर। बहुत बढ़िया। अगर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा दें तो आता है म्यू नॉट के नीचे 4 पाई। 4 पाई नहीं बच्चों, 4 पाई। म्यू नॉट के नीचे कौन सी पाई? 4 पाई। होने वाली होती है ना 4 पाई, वो वाली 4 पाई, आइडियल साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर। सर ये कौन है म्यू नॉट के नीचे 4 पाई? ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। जब यहां से प्रोपोर्शनैलिटी हटाई तो एक कांस्टेंट आया विच इज म्यू नॉट के नीचे 4 पाई, ठीक है। तो इसका मतलब जो फाइनल फॉर्मूला बना, दैट इज म्यू नॉट के नीचे 4 पाई आइडियल
साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर। जी सर, बहुत बढ़िया। ये फॉर्मूला बच्चों रटना पड़ेगा, ये चैप्टर की जान है स्टार्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। दैट इज बायोट सेवर्ट लॉ की इक्वेशन लिखी हुई है, दैट इज म्यू नॉट के नीचे 4 पाई आइडियल साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर। अब इसमें कौन क्या है क्लास सर समझ में आ रही है, सीधी सी बात। आई हमारा करंट हो गया, डीएल उस छोटे से एलिमेंट की लेंथ हो गई, छोटे से एलिमेंट की लेंथ हो गई। थीटा के बारे में हम बात करेंगे, थीटा किसके बीच में एंगल है, ठीक है। तो थीटा के बारे में जब बात करेंगे तो मान लो पी का पोजीशन वेक्टर बना लिया मैंने, पी का पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर लिया विच इज आर वेक्टर। और तुम्हें पता है ये जो आईडीएल है, ये छोटा सा एलिमेंट है, ये भी एक वेक्टर है, यानी और उसकी डायरेक्शन किसके जैसी, करंट के जैसी। करंट तो देखो ऊपर की तरफ है, तो आइडियल की डायरेक्शन भी किधर होगी, ऊपर की तरफ। यानी करंट एलिमेंट और पोजीशन वेक्टर, करंट एलिमेंट एंड पॉइंट की पोजीशन वेक्टर, इनके बीच के एंगल को हमने नाम दिया है थीटा। इनके बीच के एंगल को हमने क्या नाम दिया, थीटा नाम दिया है। तो यहां पर हमें थीटा भी समझ में आ गया। बच्चों फॉर्मूला सिर्फ याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर्मूले में कौन क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहां पर इस बात को याद रखना बहुत काम की बात है। थीटा किसके बीच में एलिमेंट, किसके बीच का एंगल है, करंट एलिमेंट और पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर आई आर, क्योंकि आइडियल की डायरेक्शन वही है जो करंट की है, तो आई आर के बीच का एंगल है थीटा, ठीक। आर कौन है फिर यहां पर, आर हमारे पास डिस्टेंस है। डिस्टेंस किसकी, पॉइंट की, जिस पे फील्ड निकाली। डिस्टेंस किसकी, पॉइंट की, कहां से, एलिमेंट से, कहां से, एलिमेंट से, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अब यहां पर इस इक्वेशन को याद करना है, जब भी बायोट सेवर्ट लॉ लगाएंगे हम लोग ये इक्वेशन यूज होगी, एक बात। दूसरी बात यहां पर पूछेगा कि भाई ये जो मैग्नेटिक फील्ड तुमने निकाली छोटे से एलिमेंट की वजह से, छोटे से वायर की वजह से, छोटे से वायर की वजह से जो तुमने फील्ड निकाली, ये स्केलर है कि वेक्टर है, तो मैग्नेटिक फील्ड की ताकत तो वेक्टर होती है, तो इसकी डायरेक्शन, तो यानी इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे। तो अगर हमें इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो देखो यहां पर इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है एमसीक्यू में, बहुत ज्यादा चांसेस है सवाल तुम्हें एमसीक्यू में मिल जाए, ठीक है। तो हम यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड आई उसकी वेक्टर फॉर्म लिखेंगे, कौन सी फॉर्म लिखेंगे, वेक्टर, दैट इज म्यू नॉट के नीचे 4 पाई आई डीएल, ये पहला वेक्टर हो गया, क्रॉस आर ये दूसरा वेक्टर हो गया, और नीचे लिखेंगे आर क्यूब। सर ये क्या कर दिया, पहले तो स्क्वायर था, अब स्क्वायर का क्यूब कैसे हो गया है, आओ इसको समझते हैं। देखो स्क्वायर का क्यूब कैसे हुआ है, देखो यहां पर तुमने 11th क्लास में पढ़ा था व्हाट इज ए क्रॉस बी, बहुत सिंपल है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए सर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और साथ में कौन, साइन थीटा, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर ए स्क्वायर बी का फॉर्मूला लगा दूं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का इक्वेशन लगा दूं, तुम बोलोगे सर ये हो जाएगा आइडियल ए बी साइन थीटा, और नीचे आर क्यूब है, तो ये कैंसिल होकर नीचे आर स्क्वायर ही तो आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हम इसको वेक्टर फॉर्म में जब लिखेंगे, क्रॉस करेंगे आर वेक्टर के साथ, तो नीचे आर क्यूब आ जाएगा, नीचे बच्चों कितना आ जाएगा, आर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया सर, समझ में आ गई ये बात भी। चलो तो एक तरीका तो ये है यहाँ पर लिखने का इसको वेक्टर फॉर्म में। अब दूसरा तरीका एक और भी है, देखो अगर मैं डी बी इक्वल्स लिख दूं म्यू नॉट के नीचे 4 पाई आई डी एल क्रॉस यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूं आर वेक्टर के साथ, आर कैप के साथ, मैं कर रहा हूं आर कैप के साथ, तो मैं नीचे लिखूंगा आर स्क्वायर। क्या लिखेंगे हम लोग, आर स्क्वायर। सर ये कैसे हुआ, भाई देखो आर कैप होता है 11th में पढ़ा था, वेक्टर को डिवाइड कर दो उसी के मैग्नीट्यूड से, वेक्टर को डिवाइड कर दो उसी के मैग्नीट्यूड से। तो यहां से अगर मैं आर को एक आर से डिवाइड कर लूं तो आर कैप आ जाएगा, तो नीचे एक आर तो यहां पे यूज हो गया, आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर, तो यहां पे आर स्क्वायर ही तो बचेगा, सर बिल्कुल ठीक। तो यहां पर जब इसकी वेक्टर फॉर्म आए पेपर में, तो दोनों तरीके से याद रखना, अगर यहां पर आर वेक्टर होगा तो नीचे आर क्यूब लिखना, और अगर यहां आर कैप होगा, ध्यान से देख लो ऐसे आर कैप होगा, तो नीचे क्या लिखोगे, आर स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने दोनों तरीके से बता दिया, हो सकता है दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन हो, या हो सकता है दोनों ही हो और एक ऑप्शन हो बोथ ए एंड बी, ठीक है। तो इस तरह से एमसीक्यू में ध्यान रखना, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है इस बार 1 नंबर में एमसीक्यू में, ठीक है। तो पिछली वाली साइड पर आ जाते हैं बच्चों। तो हमने क्या सीखा कि कोई भी करंट कैरिंग वायर, कोई भी करंट कैरिंग वायर अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, यस सर। तो मैंने बोला कि इस मैग्नेटिक फील्ड की ताकत, स्ट्रेंथ, इंटेंसिटी बता दो किसी पॉइंट पर। तुमने बोला कि सर इसको निकालने के लिए एक इक्वेशन होती है दैट इज कॉल्ड बायोट सेवर्ट लॉ, बिल्कुल ठीक। बायोट सेवर्ट लॉ पूरे तार पे लगती है, छोटे से एलिमेंट पे, छोटे से एलिमेंट, उस छोटे से एलिमेंट का नाम क्या है सर, दैट इज करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ आई एंड डीएल, करंट एंड डीएल वो लेंथ को मल्टीप्लाई कर लो, तो ये छोटा सा एक करंट एलिमेंट बना लिया। इस करंट एलिमेंट की वजह से बच्चों कितनी दूरी पर, आर डिस्टेंस
पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करी हमने। क्या फाइंड करी? मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने देखा कि इसका फॉर्मूला आता है दैट इज म्यू नॉट के नीचे 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और फिर हमने इसकी कौन सी फॉर्म लिखी? वेक्टर फॉर्म लिखी। ठीक है बच्चों, अब यहां पर एक बात को ध्यान रखना है हमें, थीटा किसके बीच का एंगल है? थीटा बहुत ही काम की बात है, करंट और पोजीशन वेक्टर, उस पॉइंट की पोजीशन वेक्टर, यानी करंट एलिमेंट, करंट की डायरेक्शन और जो पॉइंट है उसकी डायरेक्शन के बीच का एंगल है। ठीक है, यहां तक ये कंप्लीट हो जाता है बायोट-सैवर्ट लॉ। अब इसमें हम बच्चों आगे चलते हैं। अब बच्चों यहां पर एक चीज हमें डिस्कस करनी है डायरेक्शन के बारे में, बहुत ही काम की बात है। इस पूरे चैप्टर में ये स्लाइड सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है, अगले 5 से 10 मिनट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम इस पूरे चैप्टर में देखोगे जगह जगह क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है। अब मैं क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प से तुम्हें डायरेक्शन निकालना सिखाऊंगा। ठीक, तो यहां बहुत फोकस करना है ध्यान से, आगे जगह जगह ये चीज यूज होगी। मान लो मुझे करंट कैरिंग वायर दे रखा है, ठीक है, करंट कैरिंग वायर, और इस करंट कैरिंग वायर की वजह से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है जिसका नाम पी है। जी सर बिल्कुल ठीक। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी? बी। बिल्कुल ठीक सर। अब इसकी डायरेक्शन बतानी है तुम्हें। क्या बतानी है? डायरेक्शन। अब अगर तुम नोटिस करो कि बायोट-सैवर्ट लॉ का फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में क्या होता है बच्चों? म्यू नॉट के नीचे 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। सर ये होता है, यानी यहां पर जो पहला वेक्टर है हमारा वो आईडीएल है। जी सर। जो दूसरा वेक्टर है वो आर वेक्टर है, पोजीशन ऑफ द पॉइंट। जी सर, दैट इज ए क्रॉस बी। और हमें पता है कि अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करें, ए क्रॉस बी करें, तो हमें एक नया वेक्टर मिलता है विच इज सी, जो सी ए पे भी परपेंडिकुलर होता है और सी बी पे भी परपेंडिकुलर होता है। ये 11th क्लास में बाय द डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट हमें मालूम है। तो इसका मतलब सी ए पे भी 90 डिग्री बनाएगा, सी बी पे भी 90 डिग्री बनाएगा। तो यहां पर सी का काम कौन कर रहा है? वो तो सर बी कर रहा है। ए का काम कौन कर रहा है? वो ये कर रहा है आइडियल। और बी का काम कौन कर रहा है? सर आर कर रहा है। तो इसका मतलब यहां पे जो डीबी होगा वो परपेंडिकुलर होगा करंट एलिमेंट यानी करंट के, और जो डीबी होगा वो परपेंडिकुलर होगा आर के भी। जी सर बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है, ये पॉइंट भी। उसके बाद अब हम इसकी डायरेक्शन को फाइंड करेंगे। देखो बहुत सिंपल है, राइट हैंड रूल यूज करना है। क्या करोगे? राइट हैंड को करंट की डायरेक्शन में रखोगे, ए की डायरेक्शन में रख दिया सर, राइट हैंड को ए की डायरेक्शन में। बहुत बढ़िया, चलो ऐसे रख लो। और ये चारों उंगलियां घुमा दो बी की डायरेक्शन यानी आर की डायरेक्शन में। किसकी डायरेक्शन में घुमा दो? आर की डायरेक्शन में। तो चलो घुमाते हैं। अरे सर ये तो घूम ही नहीं रही, टूट जाएंगी। तो तोड़नी नहीं है, घुमानी है। तो हाथ घुमा लो। अब देखो मेरा हाथ किस डायरेक्शन में? आई की डायरेक्शन में। जी सर बिल्कुल आई की डायरेक्शन में, ध्यान समझना। और चारों उंगलियां किस तरफ जा रही हैं? आर की तरफ, पॉइंट की तरफ। चारों उंगलियां किसकी तरफ जा रही हैं? आर यानी पॉइंट की तरफ, पॉइंट की तरफ। तो देखो क्लास, यहां पर आई की तरफ हाथ है, चारों उंगलियां कहां जा रही हैं? पॉइंट की तरफ। तो अंगूठा किधर जा रहा है? इनवर्ड्स। आउटवर्ड जा रहा है, इनवर्ड्स जा रहा है? इनवर्ड्स जा रहा है। यानी अंगूठा विल टेल यू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अंगूठा विल टेल यू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो करना क्या है? राइट हैंड को रखना है ए की डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में। उंगलियां घुमा देनी है चारों, किसकी डायरेक्शन में? बी, पॉइंट की तरफ। तो जो अंगूठा होगा विल टेल यू डायरेक्शन ऑफ सी। सी कौन है? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो बहुत सिंपल, आई की तरफ हाथ रखा, घुमा दी उंगलियां। तो अंगूठा किधर आ रहा है? अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, इनवर्ड्स। तो यहां पर जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो कैसी आएगी बच्चों? दैट विल बी इनवर्ड्स। स्टाइलस कहां गया? ये रहा। चलो, तो क्लास यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी इनवर्ड्स, परपेंडिकुलर इनवर्ड्स, परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड्स डायरेक्शन। तो इसके लिए हम क्रॉस बनाते हैं। तो हमें मालूम होगा कि जब कभी भी हम इस चैप्टर में क्रॉस बनाएंगे, यानी एक लाइन, एक डायरेक्शन जो प्लेन के परपेंडिकुलर है और इनवर्ड्स है, अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ, परपेंडिकुलर इनवर्ड्स। और जब कभी भी डॉट बनेगा, यानी परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटवर्ड्स डायरेक्शन, परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स, परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ। तो ये सिंपली हमने क्या फाइंड कर ली? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो मैं कुछ और बना रहा हूं यहां पर, उनकी डायरेक्शन फाइंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक करंट कैरिंग वायर है सर, बहुत बढ़िया। इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट हमें ऐसे दे रखी है आई, ठीक है। और वो पूछ रहा है कि इस पॉइंट पर हमें फील्ड की डायरेक्शन बता दो। यहां पर कहीं पर फील्ड की क्या बतानी है बच्चों? सॉरी, डायरेक्शन। ठीक है, चलो इस पॉइंट पे डायरेक्शन निकालनी है फील्ड की। अब ध्यान से देखो यहां पर बच्चों, करंट किधर है? नीचे की तरफ है। करंट किधर है? नीचे की तरफ है। तो हमने क्या करा? नीचे करंट की तरफ हाथ रख लिया। ठीक है, देखो इस तरीके से। ठीक है, करंट नीचे की तरफ है और ये चारों उंगलियां किधर जानी चाहिए? पॉइंट की तरफ,
पॉइंट राइट साइड है कि लेफ्ट साइड है? लेफ्ट साइड है। देखो तो बताओ अंगूठा किधर आ रहा है? बाहर की तरफ आ रहा है, अंदर की तरफ? अंदर की तरफ। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो डॉट होगी, क्रॉस होगी? क्रॉस। कैसी होगी? क्रॉस, परपेंडिकुलर इनवर्ट्स। जैसे फॉर एग्जांपल इस तरीके से आ जाए, देखो ये हमें करंट कैरिंग वायर दे रखा है, यहाँ से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट दे रखा है P। बताओ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? तो सर बहुत ही सिंपल है, क्या करेंगे? करंट की डायरेक्शन में हाथ रखेंगे, बिल्कुल करंट की डायरेक्शन। पॉइंट राइट है लेफ्ट है? तो बोलो सर लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड उंगलियां घुमा दो। अब जरा ध्यान से देखो अंगूठा किधर आ रहा है, अंदर की तरफ बाहर की तरफ? देखो बाहर की तरफ, तुम्हारी तरफ आ रहा है ना? देखो आई आर। क्लास इस पे टाइम इसलिए लगा रहा हूं, ये पूरे चैप्टर की जान है, जगह जगह ये रूल यूज होगा, ठीक है? मैं एक ही रूल से सब जगह डायरेक्शन फाइंड करूंगा। फिर से देख लो, करंट आर, तो देखो मेरा हाथ किसकी तरफ है? करंट की तरफ है। और देखो मैं इसको पॉइंट की तरफ घुमा रहा हूँ, ठीक है? बताओ अंगूठा किधर आ रहा है, अंदर की तरफ बाहर की तरफ? बाहर की तरफ। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो परपेंडिकुलर इनवर्ट्स होगी, आउटवर्ड्स? आउटवर्ड्स। तो डॉट बना देंगे, परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स, दैट इज डॉट। तो ये आ गया। तो इस तरीके से हम आसानी से डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं। तो मैं मान के चल रहा हूँ अच्छे से बायोट-सेवर्ट लॉ समझ में आया होगा कि इट इज यूज टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट। स्केलर है, वेक्टर, वेक्टर मैग्नीट्यूड भी पता है हमें, म्यू नॉट के नीचे 4 पाई आइडियल साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर। और इसकी डायरेक्शन किससे करेंगे? राइट हैंड रूल, क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन से निकाल लेंगे। ठीक, इतना हो गया हमारे पास। अब क्लास इस स्लाइड पे और ज़्यादा नहीं रुक सकते, क्योंकि पहले ही हम बात कर रहे हैं कि ये एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की सीरीज है, ठीक है? तो हमें इसमें उतना ही समझना है कॉन्सेप्ट को जो डेरिवेशन में हेल्प करेगा। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं एक डेरिवेशन, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है हमें सर्कुलर करंट लूप की वजह से। एक सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल है या लूप है? सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है ना? और उस सर्कुलर करंट कैरिंग लूप की वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। कहां पे बतानी है? एक्सियल पॉइंट पे बतानी है और एक सेंटर पर बतानी है। चलो पहले सेंटर वाला करा देता हूं, ठीक है? ये थोड़ा आसान है, चलो समझते हैं। हमें एक सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल दे रखी है बच्चों। बच्चों क्या दे रखी है? सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। बहुत बढ़िया सर। इसमें लेट से करंट दे रखा है हम लोगों को कितना? आई। यहाँ पर करंट कितना दे रखा है बच्चों? आई दे रखा है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज समझ तो इसको? एंटी क्लॉकवाइज, जी सर। उसके बाद मान लो इसका हमें रेडियस दे रखा है, दैट इज कैपिटल आर। और उसके बाद हमें यहाँ रेडियस दे रखा है लेट से कैपिटल आर। और बच्चों इस सेंटर यानी ओ पर हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। तो बात समझ में आई होगी, डेरिवेशन क्या है? सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल, करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। इस कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, ठीक है सर? कौन सा लॉ यूज करना है? बायोट-सेवर्ट लॉ। तो बच्चों बायोट-सेवर्ट लॉ की इक्वेशन क्या बोलती है? दैट इज dB इक्वल्स म्यू नॉट के नीचे 4 पाई, सोने वाली 4 पाई है ना, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। जी सर, ये इक्वेशन तो अभी हमने सीख ली, बहुत बढ़िया। म्यू नॉट के नीचे 4 पाई आई डी एल साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर। अब इसको यूज करना है हमें और सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। कर लेते हैं, चलो क्या दिक्कत है? तो बच्चों हमने क्या करा, हमें मालूम है ये इक्वेशन लगती है एक स्मॉल करंट एलिमेंट में विच इज आइडियल। बिल्कुल सही सर, इसकी डायरेक्शन वही होती है जो करंट की होती है, ठीक है सर, याद है। तो एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करा और इसकी डायरेक्शन वही होगी जो करंट की, तो करंट की डायरेक्शन तो टेंजेंट के अलॉन्ग होगी, बिल्कुल सर। तो ये हमारे पास जो डायरेक्शन आ गई ये किसकी आ गई? आइडियल की, ठीक है सर, करंट एलिमेंट की डायरेक्शन आ गई। ठीक, अब हमें इस करंट वायर की वजह से, छोटे से पोर्शन की वजह से यहां निकालनी है फील्ड सेंटर पर। तो कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसे ज्वाइन कर लिया, ठीक है? अब ये हमारा पॉइंट है, यानी ये डायरेक्शन किसकी है? आर की, ठीक है? तो छोटा सा एलिमेंट, करंट एलिमेंट की डायरेक्शन टेंजेंट के अलॉन्ग, छोटे से एलिमेंट की वजह से सेंटर पर छोटी सी फील्ड डीबी, छोटी सी फील्ड डीबी का फॉर्मूला बायोट-सेवर्ट लॉ, ये पोजीशन है, ठीक है? चलो अब यहां पर मैंने ये सब क्यों करा? साफ साफ देखो यहाँ पे एंगल तुम्हें 90 डिग्री दिख रहा होगा। तो सर ये 90 डिग्री किसके बीच का एंगल मिला? हमें मिला करंट आर, आइडियल और आर के बीच में। आइडियल और आर वही थीटा होता है हमारा। तो इस डेरिवेशन में साइन 90 इक्वल टू 1, थीटा 90 होगा, साइन 90 1 होगा। चलो इसको शुरू करते हैं आगे। तो डी बी इक्वल्स आ गया बच्चों म्यू नॉट के नीचे 4 पाई, बिल्कुल सर। देन आइडियल, बिल्कुल सर। साइन 90 लिखेंगे, बिल्कुल सर, अभी हमें पता लग गया बहुत अच्छे से, साइन 90 होगा। और अपॉन में कितना? आर स्क्वायर। अब ये डिस्टेंस क्या है? कैपिटल आर के बराबर है। चलो यहाँ पे कैपिटल आर ही लिख दो, दैट इज आर स्क्वायर, ठीक है? बहुत बढ़िया सर।
तो डीवी को टोटल करने के लिए इंटीग्रेट कर दें, तो जो कांस्टेंट है उसे बाहर निकाल लो, म्यू नॉट के नीचे 4 पाई भी कांस्टेंट है, आई भी कांस्टेंट है, आर स्क्वायर भी कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन में बचा डीएल, साइन 90 की वैल्यू हो गई 1। जी सर बिल्कुल समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। इंटीग्रेशन ऑफ डीवी कितना हो गया, बी हो गया, म्यू नॉट के नीचे कितना हो गया 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। अब ध्यान से देखो, छोटा सा टुकड़ा की लेंथ है डीएल, छोटे से टुकड़े की लेंथ है डीएल, और इंटीग्रेशन का मतलब पूरी लेंथ, ये पूरी लेंथ, ये सर्किल में एक बार घूम जाओ, तो जब सर्किल में एक बार घूमोगे तो इसकी सरकमफेरेंस क्या होगी सर, 2 पाई आर होगी। सर सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल पढ़ा है छोटी क्लास में, 2 पाई आर, बहुत बढ़िया। यहाँ आर से आर कैंसिल कर लेंगे, तो बी जो सेंटर पर आएगी वो आ जाएगी बच्चों हमारे पास म्यू नॉट के नीचे 4 पाई, बहुत बढ़िया, आई के नीचे आर, ठीक है, दैट इज 2 पाई। ठीक है, ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। बच्चे बोलेंगे सर बड़ा अच्छा लगेगा, पाई से पाई काट दें, इससे ये कैंसिल कर दें, कर लेना तुम अपनी कॉपी में, मैं तो उसको ऐसे ही याद करूंगा। ठीक है, मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को ऐसे ही याद कराता हूँ। क्यों कराता हूँ, क्योंकि बायोट सेवर्ट लॉ में जब ये कांस्टेंट आया था म्यू नॉट के नीचे 4 पाई, ये मैंने वहां नहीं बताया, अब बताता हूँ। म्यू नॉट के नीचे 4 पाई की वैल्यू होती है 10 की पावर -7। कितनी होती है अपनी वैल्यू, 10 की पावर -7। तो न्यूमेरिकल में म्यू नॉट के नीचे 4 पाई की वैल्यू यूज जब करेंगे तो हम यूज करेंगे 10 की पावर -7। तो मैं इसको इसी फॉर्मेट में याद करूंगा कि म्यू नॉट के नीचे 4 पाई की वैल्यू होती है 10 की पावर -7। तो ये अपना फाइनल रिजल्ट आ गया। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड हमने फाइंड करी है, ये कहाँ फाइंड करी है, सेंटर ऑफ द कॉइल। बच्चों कहाँ फाइंड करी है, सेंटर ऑफ द कॉइल। ठीक है, ये सारा इतना हो गया। अब इस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं, लेकिन क्योंकि डेरिवेशन वाली सीरीज है इसको यहीं पर ही रोकेंगे अभी हम, इतना ही, और हमने ये डेरिवेशन याद रखना है। ठीक है, बाकी एक लाइन तुम और लिख लेना, पाई से पाई कैंसिल कर लेना और 2 से ये कैंसिल कर लेना। ठीक है, वो करके एक स्टेप लिख लेना है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। उसके बाद अगर डायरेक्शन पूछ ले, बताओ भाई सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो सर वो भी बता देंगे, क्या दिक्कत है। बताओ करंट किधर है, इधर, पॉइंट राइट साइड है लेफ्ट साइड है, सर लेफ्ट साइड है, तो देखो करंट की तरफ मेरा हाथ रखा हुआ है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। जी सर, और आर की तरफ घुमाना है, देखो मैंने आर की तरफ घुमा दिया, देखो ये घुमा रहा हूँ, तो अंगूठा बाहर की तरफ है अंदर की तरफ, देखो ध्यान से, बाहर की तरफ है। तो इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर होगी वो डॉट वाली होगी, क्या होगी, डॉट। ठीक है, डॉट में होगी। ठीक, तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो कैसे याद रख सकते हैं, अगर कॉइल के अंदर करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड डॉट वाली होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगा। और अगर कॉइल के अंदर करंट क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज होगा, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, आई क्रॉस आर, क्रॉस वाली होगी। सेंटर पर फील्ड कैसी होगी, क्रॉस वाली। तो अगर डायरेक्ट याद करना चाहो तो ऐसे याद कर लेना। ठीक, कि भाई अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड डॉट वाली, क्लॉकवाइज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस वाली। ठीक है, इसको ऐसे डायरेक्ट याद करो, न्यूमेरिकल में आसानी होगी। जो मैं अगली वीडियोस लाऊंगा जिसमें मैं लाइक 1 घंटे से 1.5 घंटे के अंदर पूरे पूरे चैप्टर्स को कवर करेंगे, वहाँ डेरिवेशन नहीं करेंगे, तो वहाँ पे सब चीज़ें हेल्प करेंगी न्यूमेरिकल्स जब आएंगे। ठीक है, तो इसको याद रखना है कि जब एंटी क्लॉकवाइज होगा तो सेंटर पर फील्ड डॉट होगी, परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स, और जब क्लॉकवाइज करंट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स होगी, क्रॉस वाली, क्लॉकवाइज क्रॉस, एंटी क्लॉक डॉट। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। तो ये हमारा पहला डेरिवेशन निमट गया। हमने बायोट सेवर्ट लॉ की हेल्प से बच्चों फाइंड कर ली क्या, मैग्नेटिक फील्ड। किधर फाइंड करी, सेंटर ऑफ द कॉइल, सेंटर ऑफ द कॉइल पे फाइंड करी है। ठीक है, देखो बच्चों यहाँ पर हमें क्या करना है, देखो सिर्फ सीरीज को देखना पर्पज नहीं है, तुम सिर्फ देखोगे सुनोगे कोई फायदा नहीं है। अच्छे नंबर चाहते हो बोर्ड के पेपर में, तो बस जैसे मैं बोल रहा हूँ उसको फॉलो करना है चीज़ों को। सबसे पहले फटाफट डेरिवेशंस को निपटा लेते हैं। ठीक है, मैं चाहता तो डेरिवेशंस, एमसीक्यू और ये सब चीज़ें एक साथ लिया था, लेंथी हो जाएगी बहुत वीडियो। ठीक है, वो नहीं करना है। पहले इतना कॉन्फिडेंस ले आओ कि हाँ यार मैंने सारे डेरिवेशन कर लिए हैं, अब मुझे बायोट सेवर्ट लॉ का फॉर्मूला भी याद है, मैंने उसका डेरिवेशन, उसकी हेल्प से डेरिवेशन भी कर लिए हैं, हर डेरिवेशन के फॉर्मूले भी याद है मुझे, तो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। एक बार तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा ना, फिर वहाँ से मैं उठा लूँगा तुम्हें। ठीक है, अगली सीरीज में, जैसे इसी चैप्टर की जब अगली सीरीज आएगी ना वीडियो, तो वहां तुम्हें बहुत कंफर्टेबल फील करोगे ये, लेकिन तभी फील करोगे कंफर्टेबल जब इसको कर लोगे। ठीक है, डेरिवेशंस को। तो जब भी इन वीडियोस को कर रहे हो तो वहीं पर पेन पेपर लेके बैठो साथ में, एक डेरिवेशन देखो 10-15 मिनट का, रोक दो, स्टॉप, निपटा लो, 2 बार लिख के देख लो, देख लो सर बहुत अच्छे से समझ में आ गया, हाँ फॉर्मूले भी याद कर लिए, डायरेक्शन भी याद कर ली, बहुत बढ़िया, डन, ऑन करो, फिर आगे चलेंगे। ठीक है, इस तरह से फॉलो करना है। अब प्लस हम अपने इसी मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करते हैं सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल या लूप की वजह से।
लेकिन इस बार फाइंड करना है हम लोगों को सेंटर पे नहीं करना, एक्सियल पॉइंट पे करना है। कहाँ फाइंड करना है? एक्सियल पॉइंट पर। चलो करते हैं। मान लो एक हमें करंट कैरिंग लूप दे रखा है, सर्कुलर लूप, ठीक है। पहले वाले डायग्राम में और इसमें क्या फर्क है ये भी समझ लो हल्का सा। पहले वाले डायग्राम में जो कॉइल थी वो प्लेन के अंदर थी, इस बोर्ड के प्लेन पर थी, ठीक है, ऐसे बनी हुई थी बोर्ड के प्लेन पर। और अब की बार जो ये कॉइल है तो यही चीज, लेकिन ये बोर्ड के परपेंडिकुलर है, अब ऐसे ऐसे करके, ठीक है। आधी बोर्ड के सामने है कॉइल, आधी बोर्ड के पीछे है। ये कॉइल आधी बोर्ड के सामने है और आधी बोर्ड के पीछे है, ठीक है। चलो अब इसकी वजह से हमें क्या करना है, मान लो इस करंट कैरिंग कॉइल का ये रेडियस दे रखा है वही कैपिटल आर, ये सेंटर है और यहां से कुछ डिस्टेंस पर एक एक्सियल पॉइंट है। लेट से कितने डिस्टेंस पर? एक्स डिस्टेंस पर एक पॉइंट है जिसका नाम पी, करंट कैरिंग कॉइल है। बहुत बढ़िया सर, ये लो करंट कैरिंग कॉइल बन गई आपकी, ये तैयार। इसका रेडियस कितना है? कैपिटल आर। अब इस करंट कैरिंग कॉइल की वजह से सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर एक एक्सियल पॉइंट है जिसका नाम है पी, और इस पी पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है कॉइल की वजह से। तो इसको फाइंड करने का तरीका बच्चों ये रहेगा कि यहां हम छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करेंगे। क्यों करेंगे सर? क्योंकि बायोट-सेवर्ट लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर अ स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट। मैं कह के बार बार थक गया हूं, याद कर लेना है, ठीक है। तो यहां पर हमने एक छोटा सा एलिमेंट बना लिया आइडियल, छोटा सा एलिमेंट बना लिया आइडियल, छोटी सी लेंथ डीएल, छोटा सा टुकड़ा, ठीक है, आइडियल, ठीक है। तो अब यहां पर देखो तुम, यहां से कितनी डिस्टेंस पर, जो भी डिस्टेंस है, इस पी पॉइंट पे फील्ड फाइंड करनी है। इस पी पॉइंट पे क्या फाइंड करनी है बच्चों? फील्ड फाइंड करनी है। चलो फाइंड करते हैं। अब देखो यहां पर जब हम पी पॉइंट पे फील्ड फाइंड करेंगे, अच्छा बताओ ये डिस्टेंस बता सकते हो? सर बिल्कुल, दैट इज अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगी, पाइथागोरस लगा दिया, ये 90 डिग्री है ना। सेंटर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो डिस्टेंस पे भी परपेंडिकुलर होगी, पिछली स्लाइड में बता दिया मैंने। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इस डिस्टेंस पर 90 डिग्री बना रही होगी। तो ये रही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, यानी ये छोटी सी फील्ड डीबी, और ये इस पे कितना एंगल बना रही होगी बच्चों? 90, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई। अब इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई, मान लो ये एंगल हमें दे रखा है थीटा, ठीक है सर। अब यहां पर देखो, अगर मैं बात करूं यहां पर इस तरीके से, देखो एक लाइन खींची मैंने। अब यहां पे तुम नोटिस करो, देखो ये एंगल अगर थीटा है तो ये मैंने 90 डिग्री बना रखा है वाला, तो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा होगा। जी सर बिल्कुल होगा 90 माइनस थीटा। और ये पूरा भी थीटा है, देखो ये वाला, सॉरी 90 है, देखो ये वाला एंगल, ये और ये 90 है। तो ये वाला जो बचेगा वो थीटा बचेगा। कितना बचेगा? थीटा, ठीक है। तो इसका मतलब थोड़ी सी घिचपिच हो गई है, मैं इसको हटा देता हूं ऐसे करके। तो मैंने क्या बोला कि बच्चों अगर ये एंगल कितना? थीटा, ये छोटी सी फील्ड कितनी बच्चों? डीबी, तो ये कितना? 90 माइनस थीटा, तो ये कितना? थीटा, ये इस पे 90 है, ठीक है। तो अगर मैं इसका यहाँ पे कंपोनेंट निकालूं तो ये आएगा डीबी कॉस थीटा। जी सर बिल्कुल, जिसके साथ एंगल उसके साथ कॉस, डीबी का कंपोनेंट डीबी कॉस थीटा। और इसके यहाँ पर कितना आएगा बताओ? ये वाला आएगा डीबी साइन थीटा। सर ये आएगा हमारा डीबी साइन थीटा, दोनों कंपोनेंट कर लिए। जी सर बहुत बढ़िया। अब उसी तरह से देखो, अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लूँ और इस छोटे से एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पे फिर सोचूं फील्ड, तो फिर इस पे 90 डिग्री बनाती हुई एक फील्ड आएगी डीबी। जी सर बिल्कुल आएगी, डीबी फील्ड आएगी छोटी सी 90 डिग्री बनाती हुई। ये सिमेट्री से एंगल थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी थीटा होगा। जी सर बिल्कुल थीटा होगा। उसके बाद अगर मैं ये वाला कॉम्पोनेंट निकालूं तो इट विल बी डीबी कॉस थीटा, भाई जिसके साथ एंगल उसके साथ कॉस, और उसके परपेंडिकुलर क्या मिलेगा? साइन, तो ये हो जाएगा डीबी साइन थीटा। क्या हो जाएगा? डीबी साइन थीटा। तो क्लास यहां पर तुम देखो ये डीबी कॉस थीटा आपस में कैंसिल हो रहे हैं। ऊपर वाला डीबी कॉस थीटा नीचे वाला डीबी कॉस थीटा को कैंसिल कर रहा है। तो इसका मतलब जो भी यहां पर इंटीग्रेशन होना है वो डीबी साइन थीटा का होना है। किसका होना है? डीबी साइन थीटा। तो अगर मैं बोलूं पी पॉइंट पर जो नेट फील्ड होगी वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ डीबी साइन थीटा। डीबी साइन थीटा का इंटीग्रेशन होगा। बिल्कुल सर होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हम बच्चों यहां तक पहुंच गए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। अब यहां से हम आगे चलते हैं कि डीबी की वैल्यू तो बायोट-सावर्ट लॉ से लिखवाई दोगे। बताओ डीबी की वैल्यू बायोट-सावर्ट लॉ क्या बोलता है? दैट इज म्यू नॉट के नीचे 4 पाई, बहुत बढ़िया, आई डीएल साइन थीटा। अब यहां पर जो साइन थीटा आएगा वो आई और आर के बीच का एंगल है। अब आई तो देखो बाहर की तरफ आ रहा है करंट, और आर किधर जा रहा है? नीचे की तरफ। तो इसका मतलब बाहर की तरफ और ये नीचे की तरफ, इसमें एंगल 90 डिग्री होगा। तो यहां पर हमारा साइन 91 हो जाएगा, ठीक। अपॉन में कितना? आर स्क्वायर। आर कितना है हमारा?
दैट इज √r² प्लस x² का होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया। और यहां पर एक साइन थीटा ये बचा हुआ है अभी, ठीक है। और इस पूरे का क्या करना है हमें, इंटीग्रेशन। ठीक, चलो बच्चों आगे चलते हैं यहाँ पे फिर। तो ये हो जाएगा बच्चों म्यू नॉट के नीचे 4 पाई, बिल्कुल सर, आई dl, नीचे क्या r² प्लस x², ये स्क्वायर से रूट, कहानी खत्म। अब बताओ यहाँ साइन थीटा क्या होगा। अब इस वाले ट्राइंगल में ध्यान से देखो बच्चों, इस वाले ट्राइंगल में साइन थीटा दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, ये अपना परपेंडिकुलर है और ये अपना हाइपो है। तो परपेंडिकुलर कितना है r, और ये कितना है √r² प्लस x²। जी सर, इंटीग्रेशन चल ही रहा है। तो जो क्लास कांस्टेंट है जरा बाहर निकाल लो इंटीग्रेशन के, म्यू नॉट के नीचे 4 पाई आई। अब देखो ये पावर तो 1 है बच्चों, बिल्कुल सर पावर 1 है, और ये पावर है हाफ, ये पावर है हाफ। तो 1 में हाफ जोड़ोगे r² x² की पावर 3/2 हो जाएगा। ये बेस सेम, पावर जोड़ दी, अंदर क्या बचा, ठीक है एक r बचा। इंटीग्रेशन में बच गया dl, इंटीग्रेशन में कौन बच गया, dl। जैसे पहले गया था वही छोटे सा टुकड़ा dl। तो बताओ पूरा सर्कल कितना होगा इंटीग्रेशन, सर्कल सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल 2 पाई r। तो हम लिखेंगे म्यू नॉट के नीचे 4 पाई आई r² प्लस x² की पावर 3/2, और इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 पाई r। कितना हो जाएगा, 2 पाई r हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे जो फाइनल रिजल्ट हमारा निकल के आएगा एक्सियल पॉइंट पर, वो आएगा म्यू नॉट के नीचे 4 पाई, बिल्कुल सही, दैट इज आई, और ये आई तो ये हो गया, दैट इज पाई r² पाई r² अपॉन r² प्लस x² की पावर 3/2। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। पाई r² को एरिया ऑफ द कॉइल भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ द कॉइल। तुम ऐसे भी याद कर सकते हो, बीपी इक्वल्स म्यू नॉट कीजिए 4 पाई आई ए अपॉन r² प्लस x² की पावर 3/2। ये हमारा आ गया फाइनल रिजल्ट, ठीक है। ये एक कॉइल के लिए आया है। ऐसी अगर n नंबर ऑफ कॉइल हो, n नंबर ऑफ कॉइल हो, तो n से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट रिजल्ट में यहां पर n से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो बच्चों यहां पर हमने P पॉइंट पर, कौन सा पॉइंट है ये, एक्सियल पॉइंट, ये वाला P पॉइंट, कौन सा पॉइंट है ये हमारा, P, एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट पे फाइनल रिजल्ट निकाल लिया मैग्नेटिक फील्ड का बाय यूजिंग कौन सा लॉ, बायॉट सेवर्ट लॉ। इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पेपर में बिल्कुल आ सकता है, ठीक है। तो इसको 2 बार कॉपी पे लिख के देखेंगे, याद हो जाएगा अच्छे से, ठीक। ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया, ठीक। अब हमने सेंटर पे भी निकाल लिया ना, बिल्कुल निकाल लिया, ये हमारा सेंटर पर आ गया, ठीक है। अच्छा, जैसे पुराने वाले फॉर्मूले में देखो, एक्सियल वाले में अगर मैं यहाँ एक्सियल वाले में सेंटर पे निकालूं, तो सेंटर पे पहुंचोगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, x की वैल्यू 0 हो जाएगी सेंटर पर। तो अगर मैं यहाँ x को 0 कर दूं, तो देखो bp कितना आएगा, तो bp आ जाएगा म्यू नॉट के नीचे 4 पाई, बिल्कुल ठीक। i एरिया कितना होता है वही अपना लिख लो जरा, पाई r², और यहाँ पर ये 0 हो गया x, है ना। तो ये r का ये कैंसिल हो गया स्क्वायर, r³ स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा म्यू नॉट के नीचे 4 पाई, बिल्कुल, i के नीचे r इंटू कहीं 2 पाई, 2 छूट गया। अच्छा क्लास यहाँ पर देखो ये चल रहा है, जरा यहाँ 2 ऐड कर लेंगे, है ना, 2 छूट गया था, ठीक है बच्चों, 2। तो ये आ जाएगा 2 पाई, कितना आ जाएगा, 2 पाई, कहाँ पर आ गया, सेंटर पर। बच्चों उसको करेक्शन कर लेंगे, यहाँ पर लिखते वक्त हमारा 2 छूट गया था, तो मैंने 2 यहाँ पर भी ऐड कर दिया, 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 ठीक है। तो यहाँ पे तुम नोटिस करोगे म्यू नॉट के नीचे 4 पाई, आई के नीचे r, और ये कितना 2 पाई। तो पुराने वाले से रिजल्ट मैच हो गया, जी सर बिल्कुल मैच हो गया। तो ये सेंटर पर आ गया, ठीक। तो एक्सियल पॉइंट का डेरिवेशन कर लेना है और एक सेंटर वाला कर लेना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट हमारे सामने है एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स लॉ, ठीक है। अब क्लास हमने कहां से स्टार्ट करी इस चैप्टर की, कि अगर एक करंट कैरिंग वायर होगा, उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड को हम निकाल रहे हैं कौन से पॉइंट पर, P पॉइंट पर, है ना। तो इस P पॉइंट पर या किसी भी पॉइंट पर जब हमने मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करा, तो पहला लॉ हमने क्या यूज करा था, बायॉट सेवर्ट लॉ, ठीक। उसकी हेल्प से सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल, एक्सियल पॉइंट, सेंटर, दोनों पे मैग्नेटिक फील्ड हम फाइंड कर चुके हैं। अब एक और लॉ का यूज करते हैं हम, जहां पे सिमेट्रिक करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करने का एक और लॉ है, दैट इज कॉल्ड एम्पियर्स लॉ। तो पहला था बायॉट सेवर्ट लॉ, वैसे ही है कि एम्पियर्स लॉ, दोनों का काम सेम है, दोनों हेल्प करते हैं हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए, कौन से पॉइंट पर, किसी पॉइंट पर ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर, ठीक है। तो अब एम्पियर्स लॉ समझते हैं क्या कहते हैं।
तो एक बात तो याद रखनी है, एम्पियर्स लॉ हमेशा क्लोज लूप पर लगता है। जैसे गॉस थ्योरम थी वो क्लोज सरफेस पे लगती थी, ऐसी एम्पियर्स लॉ किस पे लगता है, हमारा क्लोज्ड लूप पर लगता है। तो चलो यहां इस बात को समझते हैं। मान लो हमारे पास एक क्लोज लूप गिवन है। क्या गिवन है? क्लोज्ड लूप। ठीक, और इस क्लोज लूप में कुछ करंट दे रखा है, लेट से एक I1 दे रखा है करंट, एक I2 दे रखा है, ये डॉट वाला दे रखा है, और ये करंट हमें दे रखा है क्रॉस वाला, और एक आउटसाइड भी करंट दे रखा है I3 लेट से डॉट वाला, एक I4 दे रखा है क्रॉस वाला। ठीक है, अब यहां पर बायोट सावर्ट लॉ क्या बोलता है? वो बोलता है कि क्लोज लूप में लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अभी समझा रहा हूं, परेशान मत हो, घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसा लिखा हुआ है। यहां पर सरफेस है, लाइन है, डीएल इज द लाइन। मतलब यहां पर अगर एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लें जिसकी लेंथ कितनी है डीएल, और उसको ऐसे घुमा दे लूप पर, और इससे लूप पूरा करवा लें, छोटे छोटे टुकड़े को जोड़कर, इंटीग्रेशन मतलब जोड़कर लूप पूरा करवा लें, दैट इज डीएल। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सरफेस लाइन, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज लूप। कौन से लूप में है बच्चों? ये क्लोज लूप, ओवर अ क्लोज्ड लूप। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू क्या होता है? म्यू नॉट आई इनसाइड। अब यहां मैंने छोटा सा इन लिखा है, इनसाइड का मतलब है वही करंट कंसीडर होगा, वही करंट कंसीडर होगा विच इज एंक्लोज्ड बाय द लूप, एंक्लोज्ड बाय द लूप, एंक्लोज्ड बाय द लूप। ठीक है, कौन सा करंट कंसीडर होगा? जो लूप के अंदर है, बाहर वाले करंट से कोई लेना देना नहीं, बाहर वाले करंट से कोई लेना देना नहीं, लूप के अंदर वाला एरिया यूज होगा, सॉरी अंदर वाला करंट यूज होगा। ठीक, तो ये हो गया। तो ये अपनी जो अच्छा एक बात, एक और इंपॉर्टेंट बात एमसीक्यू में आ सकती है, देखो यही बना देता हूं, दैट इज ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो मैग्नेटिक फील्ड हमारी जो है वो इनसाइड करंट की वजह से भी है और आउटसाइड करंट की वजह से भी, ये दोनों की वजह से। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है इन आउट दोनों की वजह से है, लेकिन जो यहाँ राइट हैंड साइड पे करंट यूज होता है वो सिर्फ इनसाइड वाला यूज होगा, यानी I1 यूज होगा और I2 यूज होगा। सर बहुत बढ़िया, पूरी बात समझ में आ गई। ठीक, तो ये अपनी इक्वेशन कहलाती है एम्पियर्स लॉ। अब इसको मैं और सिंपल तरीके से एक चीज यहाँ पे याद रखनी है बच्चों, दैट इज साइन कन्वेंशन। अब साइन कन्वेंशन क्या कहता है यहाँ पर समझो, जब तुम इनसाइड वाला करंट लिखोगे, आई इनसाइड, यहाँ पर लेट्स से आई इनसाइड, ठीक है, तो तुम लिखोगे यहाँ पर I1 प्लस I2, जी सर ऐसे लिख देंगे, दोनों का सम ही तो करना है, नहीं। अगर तुमने यहाँ पर डॉट वाले करंट को पॉजिटिव कंसीडर किया है, कैसा कंसीडर किया है? पॉजिटिव कंसीडर किया है, तो यहाँ पर क्रॉस वाला कंसीडर होगा नेगेटिव। कैसा कंसीडर होगा? नेगेटिव। बच्चों कैसा कंसीडर होगा? नेगेटिव। तो यहाँ पर I1 पॉजिटिव होगा और I2 आएगा विद नेगेटिव साइन, तो इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ एक छोटा सा साइन कन्वेंशन है, अगर एक करंट डॉट वाला पॉजिटिव माना है तो दूसरा क्रॉस वाला क्या मानोगे? नेगेटिव मानोगे। और ये इक्वेशन बहुत काम की है, इसको ध्यान से देख लो एक बार, आगे ये यूज होने वाली है। क्या है? एम्पियर्स लॉ क्या कहता है? सर्किल का मतलब लाइन इंटीग्रल करना है, किसका करना है? मैग्नेटिक फील्ड का, लाइन इंटीग्रल मैग्नेटिक फील्ड का, जो कि बराबर होता है म्यू नॉट आई इनसाइड। ठीक है, ये कौन सा करंट है? लूप के अंदर का। फील्ड किसकी वजह से? इनसाइड की वजह से भी और आउटसाइड की वजह से भी। इस इक्वेशन को याद रखना है। चलो, इस इक्वेशन की एप्लीकेशंस आती हैं हमारी डेरिवेशंस में। ठीक है, तो मैंने एक हल्का सा एम्पियर्स लॉ का एक ओवरव्यू दे दिया ताकि तुम्हें डेरिवेशंस में दिक्कत ना हो बच्चों। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो यहां पर हम एम्पियर सर्किटल लॉ की पहली एप्लीकेशन करेंगे, दैट इज इनफिनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। हमें एक इनफिनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर दे रखा है और उसकी वजह से हमें किसी आर डिस्टेंस पर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। तो यानी इनफिनाइट लॉन्ग वायर की वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करना है। चलो, एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करते हुए, तो ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ध्यान से देखना है बच्चों। तो यहाँ क्या बोल रहा है, हमारे पास एक इनफिनाइट लॉन्ग वायर दे रखा है और हमें एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करना है और हमें क्या फाइंड करनी है? मैग्नेटिक फील्ड। तो चलो पहले मैं डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूँ कि हमें करना क्या है। तो हमें करना यह है बच्चों कि फॉर एग्जाम्पल हमें इस तरीके से एक वायर दे रखा है इनफिनाइट लॉन्ग, ठीक है ना, और हमें यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर, लेट्स से आर डिस्टेंस पर हमें एक मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, दैट इज स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट दे रखा है हम लोगों को, लेट्स से P, और हमें इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। और वायर कैसा दे रखा है हमें? इनफिनाइट लॉन्ग, और एक करंट कैरिंग वायर है। ठीक है, अब ये करना है हमें। अब यहाँ पर एक बात समझ लो, अगर एक करंट कैरिंग वायर दे रखा है हमको, इनफिनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर, तो इस स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं। लेकिन अगर हमें एम्पियर्स लूप का यूज करना है, एम्पियर्स लॉ का यूज करना है, एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करना है, तो यहां पर हमें एक क्लोज लूप बनाना होगा। ठीक है, तो हम जो करंट कैरिंग वायर है ना, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कॉन्सेंट्रिक सर्किल है,
तो उसी एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल को हम एम्पियर्स लूप भी कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, तो इसको देखो ध्यान से, अगर मैं यहां पर एक एम्पियर्स लूप बनाऊं कुछ इस तरीके से, देखो ये रहा, ठीक है ना। तो ये हमारा एम्पियर्स लूप है, ये वो क्लोज लूप है जिसपे मुझे एम्पियर्स लॉ लगाना है, पहली बात। और दूसरी बात, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी ऐसी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी इसको ओवरलैप कर रही हैं, तो वही लूप है और वही मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। अब अगर सोचो जरा, मैं इसको फॉर एग्जाम्पल मैं इसको यहां से देखूं, ठीक है, एक ऑब्जर्वर इसको यहां से देखे, तो इस डायग्राम को मैं एक दूसरे तरीके से भी बना सकता हूं। देखो कैसे, कि ये वाला जो करंट है ये इसकी तरफ आ रहा है, तो मैं इस डायग्राम को कुछ इस तरीके से भी बच्चों बना सकता हूं। कैसे, कि ये जो करंट है ये इसकी तरफ आ रहा है, तो यानी करंट बना दूंगा मैं डॉट वाला। करंट कैसा बनाएंगे हम लोग, डॉट वाला, ठीक है, ये डॉट करंट। और हम क्या करेंगे, ये वाला जो लूप है एम्पियर्स लूप, तो उसको हम कुछ इस तरीके से बना लेंगे, ठीक है। तो यहां पर अगर तुम ध्यान से देखो, तो ये जो डॉट बना रखा है मैंने, ये डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है करंट को, ये जो करंट कैरिंग वायर है ये तुम्हारी तरफ आ रहा है, ऐसे बाहर की तरफ, ठीक है। और ये वाला जो सर्कल मैंने बनाया है वो ये वाला लूप है, ठीक है ना, यही एम्पियर्स लूप है, यही हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इस करंट कैरिंग वायर की वजह से, ठीक है। अब एम्पियर्स इक्वेशन क्या कहती है हमें, एम्पियर्स इक्वेशन कहती है जो लाइन इंटीग्रल होता है मैग्नेटिक फील्ड का, यानी बी डॉट डीएल, वो बराबर होता है म्यू नॉट आई इनसाइड, जो इस लूप के अंदर करंट है। हमें इस इक्वेशन का यूज करना है और इस इक्वेशन का यूज करके ये मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करना है बच्चों। बहुत ईजी है, हमें क्या फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड, और इस इक्वेशन की हेल्प से तो करेंगे ना, क्या दिक्कत है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर इसका रेडियस कितना है, डिस्टेंस परपेंडिकुलर हम लोगों को दे रखी है, लेट से आर, कितनी डिस्टेंस दे रखी है हम लोगों को, ये आर दे रखी है सर, ठीक है, ये हमें दे रखा है दैट इज स्मॉल आर, ठीक है। यहाँ पर हमने एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करा, उसकी छोटी सी लेंथ डीएल, ये वाला डीएल। अब छोटी सी लेंथ डीएल, डीएल किसके अलॉन्ग होगी सर, वो तो छोटी सी लेंथ डीएल है तो टेंजेंट के अलॉन्ग होगी, बहुत बढ़िया। तो ये आ गया हमारे पास डीएल, टेंजेंट के अलॉन्ग, ठीक है। अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालोगे, अब देखो यहाँ पर ध्यान से, करंट कैरिंग वायर किधर आ रहा है, करंट बाहर की तरफ आ रहा है ना, करंट की डायरेक्शन में अगर मैं अंगूठे को रखूं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का सेंस कैसा होगा, कुछ इस तरीके से होगा, है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का सेंस कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पर जो होगी वो टेंजेंट के अलॉन्ग होगी, क्योंकि तुम्हें प्रॉपर्टी पता है, किसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर टेंजेंट खींचोगे इट विल गिव यू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो भी टेंजेंट के अलॉन्ग होगी सर, बिल्कुल होगी, यानी ये बी की डायरेक्शन हो गई, ये डीएल की। सर इतना सब कुछ क्यों करा, ताकि थीटा पता लग जाए, बिकॉज थीटा, कैसे थीटा, अब देखो जब मैं एम्पियर्स लॉ लगा रहा हूँ तो मैं इसको लिखूंगा बी डी एल कॉस थीटा, क्या लिखेंगे इसको, बी डी एल बच्चों कॉस थीटा। अब थीटा किसके बीच में एंगल, देखो म्यू नॉट आई इनसाइड। अब देखो यहाँ पे थीटा इज एंगल बिटवीन बी एंड डीएल, साफ साफ दिख रहा है बी और डीएल के बीच में बच्चों कितना एंगल है, 0 डिग्री, कितना एंगल है, 0 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बी डी एल कॉस 0 विच इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनसाइड। किस लॉ की हेल्प से कर रहे हैं, एम्पियर्स सर्किटल लॉ। तो बी को यहाँ पे बाहर निकाल लेंगे, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ डीएल कॉस 0 अपना 1 हो गया, बहुत बढ़िया, म्यू नॉट। बताओ इस लूप से, इस वाले लूप से कितना करंट पास हो रहा है बाहर की तरफ, आई। तो यानी इस पूरे लूप के अंदर कितना करंट है, दैट इज आई। तो यहाँ पे हो जाएगा बी, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, ये छोटा सा टुकड़ा डीएल, तो पूरा इंटीग्रेशन विल बी 2 पाई आर, 2 पाई आर। भाई छोटा सा टुकड़ा डीएल है, और डीएल 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 करके जोड़ोगे तो पूरी सरकमफेरेंस बनेगी, और पूरी सरकमफेरेंस सर्कल की क्या होती है बच्चों, 2 पाई आर होती है। तो यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ डीएल लिख देंगे 2 पाई आर विच इज म्यू नॉट आई। अब यहाँ पर जो बी आएगा वो आ जाएगा म्यू नॉट के नीचे 2 पाई, म्यू नॉट के नीचे 2 पाई, आई के नीचे कितना आएगा, देखो यहाँ पर इस आई को नीचे ले आओ, इसके आई के नीचे कितना, आर। तो यहाँ पर हमारी मैग्नेटिक फील्ड आ गई। तो इस इन्फिनाइट लॉन्ग वायर की वजह से कितनी डिस्टेंस पर, आर, पी पॉइंट पर जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आया बीपी, वो आ गया हमारे पास म्यू नॉट के नीचे 2 पाई एंड आई के नीचे आर। बल्कि बच्चों मैं तो उसको ऐसे बोलता हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड और कर लो, क्यों, क्योंकि म्यू नॉट के नीचे 4 पाई की वैल्यू हमें मालूम है, म्यू नॉट के नीचे 2 पाई 4 पाई, 4 पाई, दैट इज आई बाई आर, और किससे मल्टीप्लाई कर लिया, 2 से, क्योंकि न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा ना, ये वाली वैल्यू हम तुम्हें याद होगी कितनी होती है, दैट इज 10⁻⁻⁷, ठीक है ना, ये हो गया। तो एक छोटा सा डेरिवेशन था जहां हमने एक इन्फिनाइट लॉन्ग वायर की वजह से कितनी डिस्टेंस पर आर, एक पॉइंट दे रखा था पी, उस पी पॉइंट पर हमने क्या फाइंड कर ली बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड डिफाइन कर ली बाय यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है, एम्पियर सर्किटल लॉ लगा दिया बस, ठीक, बहुत बढ़िया। तो ये हमारे पास डेरिवेशन हो गया इसका। अच्छा यहाँ पे देख सकते हो बी और आर में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, पॉइंट पास होगा तो फील्ड तगड़ी होगी, पॉइंट दूर होगा तो फील्ड कमजोर होगी, आर ज्यादा तो बी कम, आर कम तो बी ज्यादा। अच्छा यहाँ बी और आर के बीच में ग्राफ पूछ ले तो क्या कोई सर मजाक हो रहा है क्या, बहुत आसान है, तो बना देंगे एकदम। किसके बीच में पूछ ले, बी और आर के बीच में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली, सर इनवर्सली, ये बी हो गया हमारा, ये आर हो गया, एंड दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है।
जी सर, बहुत बढ़िया। अब चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट डेरिवेशन की तरफ। अब देखो नेक्स्ट डेरिवेशन में बच्चों क्या बोल रहा है, एक फाइनाइट लॉन्ग थिक वायर। तो देखो यहाँ पर ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक फाइनाइट लॉन्ग थिक वायर। पिछले वाले वायर में अगर तुमने देखा होगा तो इनफिनाइट लॉन्ग था। अच्छा देखो यहाँ पर ये क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डेरिवेशंस को करने का तरीका क्या है, तुमने देखा होगा यूट्यूब के अंदर मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस 10 मिनट 5 मिनट के रेंज के अंदर है। तो तुम बस क्या करो, प्लेलिस्ट को ओपन करो और प्लेलिस्ट को ओपन करने के बाद एक एक डेरिवेशन को देखो, पहला आया कॉपी में लिखो, स्टॉप करो, अपने आप करो। फिर अगला आया टॉपिक का नाम लिखो, एक बार देखो, स्टॉप करो, अपने आप करो। इस तरीके से पूरी प्लेलिस्ट को निपटा लेना है। चलो अब हम चलते हैं अपने फाइनाइट लॉन्ग थिक वायर। तो पिछले वाले में हमारे पास इनफिनाइट लॉन्ग वायर था, अब इनफिनाइट की जगह फाइनाइट है। पिछली बार बहुत थिन था, अब की बार बहुत थिक है। पिछली बार बहुत पतला था, ये हट्टा कट्टा है ना। तो इसकी वजह से हमें क्या फाइंड करनी है, मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पर एक बात और समझ लो, यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है वो 2 पॉइंट बल्कि 3 पॉइंट पे करनी है, वायर के अंदर, वायर के सरफेस पे, वायर के आउटसाइड। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, बोर्ड के एग्जाम से समझ लो। इसमें 1 नंबर का सवाल भी आ सकता है, वो ग्राफ आएगा बी और आर, मैग्नेटिक फील्ड और डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द वायर, ये आ सकता है 1 नंबर में, बहुत चांसेस है। दूसरा यहाँ पर 3 नंबर में एक वो आ सकता है न्यूमेरिकल, इनसाइड और आउटसाइड पे मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो पूछेगा। तीसरा क्या आ सकता है यहाँ पर 5 नंबर में अगर ये जाता है तो ये डेरिवेशन भी आ सकता है। डेरिवेशन आएगा, न्यूमेरिकल आएगा और ग्राफ, ये सब जुड़कर भी आ सकता है। ठीक है, तो ये कहीं पे भी मिल सकता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से करेंगे। फाइनाइट लॉन्ग थिक करंट वायर। ठीक है, तो बच्चों मैं फटाफट पहले एक वायर बना लेता हूं। इस बार मुझे थिन वायर है, थिक वायर बनाना है हमें। चलो बनाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, हमारे पास एक थिक वायर है, ये इसकी अपर प्लेट हो गई, ये हमारे पास इसकी लोअर प्लेट हो गई, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर हमने एक थिक वायर बना लिया। ठीक है, इस तरीके से एक वायर दे रखा है हम लोगों को। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों ध्यान से देखो, हमने क्या करा, ये इसका एक्सिस दे रखा है। ठीक है, इसका रेडियस मान लो कुछ दे रखा है हमें, लेट्स से स्मॉल ए। इसका रेडियस हमें कितना दे रखा है, स्मॉल ए। अब अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखो, ये इसका स्मॉल ए रेडियस है। ठीक है, अब अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखो, स्मॉल ए कुछ ज़्यादा ही छोटा बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर तुम ध्यान से देखो, जो करंट फ्लो कर रहा है वो पूरा का पूरा इस एरिया से बाहर आ रहा होगा। भाई करंट जो फ्लो कर रहा होगा पूरा का पूरा ये एरिया से बाहर आ रहा होगा, इस तरह से, है ना। तो ये रहा हमारे पास करंट, इस पूरे एरिया से बाहर आ रहा होगा करंट, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ से करंट बाहर आ रहा है, यहाँ से करंट कितना आ रहा है, लेट्स से आई। ठीक है, पूरे इस थिक वायर से फ्लो कर रहा है करंट। अब यहाँ पर हम लोगों को 3 पॉइंट दे रखे हैं, तीनों पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है और ये तीसरा पॉइंट है। ठीक है, एक पॉइंट इनसाइड है, एक सरफेस पर है, एक आउटसाइड है। तो बेसिकली हमें पॉइंट नंबर 1 पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, पॉइंट नंबर 2 पर फाइंड करनी है, देन पॉइंट नंबर 3 पे फाइंड करनी है। तीनों की डिस्टेंस, ये स्मॉल आर, ये भी कितना है, स्मॉल आर। ठीक है, यहाँ वाले पॉइंट पे स्मॉल आर ए से बड़ा होगा रेडियस से, यहाँ पर हमारा स्मॉल आर छोटा होगा रेडियस से, और यहाँ पर हमारा स्मॉल आर बराबर होगा ए के एट द सरफेस। ये तीनों बातें तुम्हें समझ में आ रही होंगी। थिन वायर, थिक वायर, थिक वायर, इनफिनाइट, फाइनाइट, फाइनाइट। फाइनाइट के बाद एक पॉइंट नंबर 1 है जहाँ पे जो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एक्सेस, ये वाली लाइन कौन है बच्चों, हमारी एक्सिस ऑफ द वायर, एक्सिस ऑफ द वायर। जो सिलेंड्रिकल वायर है उसकी एक्सिस है, तो एक्सिस से जो दूरी है स्मॉल आर वो ए से कम होगी तो इनसाइड हो जाएगा, स्मॉल आर ए के बराबर होगी तो ऑन द सरफेस हो जाएगा। स्मॉल आर ये दूरी जो है ये रेडियस से ज़्यादा होगी तो ये आउटसाइड हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, आउटसाइड। इन तीनों पॉइंट्स पे फाइंड करनी है हमें। ठीक, चलो करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इसका तरीका क्या रहेगा, सबसे पहले हम बात करते हैं केस नंबर 1, व्हेन स्मॉल आर इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ द वायर, यानी इनसाइड आउटसाइड बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आउटसाइड द वायर। तो बच्चों जब हम आउटसाइड द वायर बात करेंगे तो यहाँ पर हमें एम्पियर्स लॉ यूज करना है, और एम्पियर इक्वेशन तो लगती है क्लोज लूप पर, इसको बोलते हैं एम्पियर्स लूप। तो यहाँ पर हम लोगों को एक क्लोज लूप बनाना होगा। अगर मैं उस क्लोज लूप को दिखाना चाहूँ तो देखो वो ये रहा, इसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पर हमें इस तरीके का एक क्लोज लूप बनाना होगा। ठीक है, और इसी क्लोज लूप पे हम लगाएंगे अपना एम्पियर्स इक्वेशन। लेकिन अगर मैं इस डायग्राम को एक दूसरे तरीके से भी बनाना चाहूँ बच्चों, तो तुम देख सकते हो, अगर मैं इमेजिन करूँ यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर की आंख है देखने वाले की। अगर वो देखेगा तो एक तो इसको सर्कुलर प्लेट ये दिखाई देगी, इस वायर की प्लेट दिखाई देगी, सर्कुलर प्लेट, ध्यान सुनना मेरी बात। और एक ये वाला दिखेगा तुम्हें लूप, यानी एक प्लेट दिखेगी और प्लेट के चारों तरफ एक ऐसे सर्कल सा दिखेगा। तो अगर मैं इस डायग्राम को यहाँ पर बना लूँ आउटसाइड पॉइंट के लिए तो इस तरह से दिखेगा। देखो ये तो तुम्हारे पास ये वाला ब्लू वाला लूप हो गया, ये बाहर, और इसके अंदर तुम्हें दिखाई देगा एक वायर वाला जिसमें से व्हाइट वाले से करंट जा रहा है, ये वाला। ठीक है, 2 सर्कल दिखाई देंगे सर, बहुत बढ़िया।
उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने ये पॉइंट पे निकालना है, ठीक है, ये इसके सेंटर से हो गया, ये स्मॉल आर, और ये कितना है सर, ये कैपिटल आर, कैपिटल सॉरी स्मॉल है, ये रेडियस है, ये अपना कितना है स्मॉल है, और ये कितना है आर, और इस पॉइंट पे निकालना है। छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लेंगे, लेंथ कितनी डीएल। अब बताओ डीएल की डायरेक्शन क्या होगी, सर अभी बताया था पिछले वाली स्लाइड में, टेंजेंट के लॉन्ग होगी, बहुत बढ़िया, डीएल हो गया हमारा टेंजेंट के लॉन्ग, बहुत बढ़िया। उसके बाद यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी कैसी होगी, वो भी टेंजेंट के लॉन्ग होगी, पिछले वाले में बताया मैंने। तो सर यहाँ पे एंगल कितना होगा, सर साफ साफ पता लग रहा है 0 डिग्री होगा, बच्चों बात समझ में आ रही है, 0 डिग्री। अब हमने इस पे एम्पियर्स लूप लगाना है, तो एम्पियर्स लॉ लगाना है इस लूप पर लगाना है एम्पियर सर्किटल लॉ। तो एम्पियर सर्किटल लॉ हमारा क्या कहता है, दैट इज बी डी एल कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड। तुम देखोगे डेरिवेशन बिल्कुल पहले के जैसा होगा जैसे इनफिनाइट लॉन्ग वायर के लिए था। तो बी ऐसी रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल लिखेंगे, जी सर बिल्कुल लिखेंगे, कॉस 0 हमारा 1 हो जाएगा, म्यू नॉट। अब जरा देखो ब्लू वाले के अंदर इस पूरे से करंट जा रहा है ना, इस पूरे से देखो ये करंट कितना है, आई है सर ये करंट, और ये करंट आई पूरा ब्लू के अंदर है। तो इस ब्लू वाले लूप के अंदर कितना करंट है, तो बोलोगे सर टोटल करंट है आई, तो यहां पे हम लिख देंगे कैपिटल आई। तो यहां बी हो जाएगा व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ डीएल विच इज 2 पाई छोटा आर, दैट इज म्यू नॉट आई। उसके बाद यहाँ पे बी आ जाएगा, दैट इज म्यू नॉट के नीचे 2 पाई और आई के नीचे कितना आर। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। इनसाइड पॉइंट पर आई है आउटसाइड, सर आउटसाइड आई है, फाइनाइट वायर की वजह से इनफिनाइट, सर फाइनाइट वायर की वजह से, थिन वायर थिक, थिक फाइनाइट थिक वायर की वजह से आउटसाइड पॉइंट पर हमें क्या मिल गई, मैग्नेटिक फील्ड। सर क्या ये बिल्कुल इनफिनाइट लॉन्ग वायर की तरह आई है, हाँ बिल्कुल वैसे ही आई है, सेम आई है, ठीक है सर, प्रोसीजर भी बिल्कुल सेम है पिछले वाले डेरिवेशन जैसा। सर ये बात तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गई। अब जरा हमें बता दो सरफेस पे क्या होगा, यानी इस वाले पॉइंट नंबर सेकंड पे क्या होगा। तो सरफेस पे क्या करो, इस फॉर्मूले पे फॉर द सरफेस क्या करोगे बताओ। तो सरफेस के लिए करोगे पुट द वैल्यू, रिप्लेस द वैल्यू ऑफ स्मॉल आर इज इक्वल टू ए, रेडियस से रिप्लेस कर देंगे, रेडियस क्या माना है हमने वायर का, ए माना है, कितना माना है ए। तो यहां पर बी सरफेस आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा हमारे पास बी सरफेस। तो बताओ बी सरफेस कितना बनेगा, यहां से बी एस विल बी म्यू नॉट के नीचे 2 पाई, आई के नीचे स्मॉल आर की जगह ए आ जाएगा, कितना आ जाएगा ए, रेडियस ऑफ द वायर, रेडियस ऑफ द थिक वायर ए, ठीक है। तो सर सरफेस भी निमट गया, आउटसाइड भी निमट गया। आउटसाइड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनवर्सली, ये बात नोट कर लो, बहुत काम की बात है कि जो आउटसाइड वाला पॉइंट है वहां पर बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर। आर कौन है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द वायर, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द वायर, वायर के एक्सिस से पॉइंट की दूरी, वायर के एक्सिस से पॉइंट की दूरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी पॉइंट को दूर करते जाओगे बी कम होता जाएगा, ठीक है। तो ये भी समझ में आ गया हमें। तो हमारा कौन कौन से पॉइंट निमट गए बच्चों, आउटसाइड वाला पॉइंट निमट गया हमारा, सरफेस वाला निमट गया जो बिल्कुल पुराने वाले डेरिवेशन के जैसा था। लेकिन अब हम निपटाएंगे यहाँ पर इनसाइड पॉइंट, यानी पॉइंट नंबर 1 की बात करेंगे। पॉइंट नंबर 1 की तरफ चलते हैं, चलो यहाँ पे बोर्ड काफी फिलअप सा हो गया है, अगले उस पर चलते हैं। हाँ लेकिन एक बात नोट कर लो, यहाँ पर जब मैं इनसाइड की बात करूंगा, यहीं पे नोट कर लो, दोबारा नहीं बना पाऊंगा वहां डायग्राम, ये वाला पॉइंट। तो यहां पर एक छोटा सा लूप बनाना होगा मैं, जी सर बिल्कुल, दैट इज एम्पियर्स लूप, और इसी पे एम्पियर सर्किटल लॉ लगेगा, जी सर बिल्कुल लगेगा, बात समझ में आ रही है। अब इस छोटे से सर्कुलर प्लेट को, सर्किल को देखो, रिंग को देखो, सर्कुलर लूप को, क्या ये सर्कुलर लूप इस प्लेट से छोटा नहीं है, जी सर इस प्लेट से ये वाला लूप येलो वाला छोटा है, यानी जो वायर की प्लेट है वो बड़ी है और जो उसमें लूप बन रहा है वो उसके बीच में बन रहा है छोटा। तो इसको हम बनाते हैं। तो अगर तुम्हें ध्यान हो, हम इसको फिर से बनाते हैं। ये हमारे पास वो ब्लू कलर का था, ब्लू में ले आता हूं मैं। ये हमारे पास कौन है, ये हमारे पास वो वायर है, लेट से इसको व्हाइट से बनाते हैं। ये हमारे पास ओरिजिनल वायर है जिसका रेडियस कितना है हमारे पास, सर रेडियस है ए, बहुत बढ़िया। अब जो इनसाइड पॉइंट है उसकी वजह से येलो कलर का जो लूप बना है वो छोटा बना है, एम्पियर्स लूप है ना, छोटा लूप बना है सर, बहुत बढ़िया। इस येलो कलर के लूप पे लगाना है। अच्छा ये येलो कलर के लूप का रेडियस कितना है हमारे पास, ये वाला रेडियस दे रखा है हमें स्मॉल आर, कितना दे रखा है स्मॉल आर। यहाँ एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लेंगे डीएल। अब जल्दी से बताओ मुझे, यहाँ पर जो डीएल की डायरेक्शन होगी किसके अलॉन्ग होगी, टेंजेंट, और मैग्नेटिक फील्ड भी किसके अलॉन्ग होगी सर, टेंजेंट, जैसे पहले किया था हमने। तो डीएल भी इसके अलॉन्ग होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी इसके अलॉन्ग होगी, ये डीएल हो गया, ये बी हो गया, तो यहाँ पे भी थीटा कितना होगा सर 0 डिग्री, ये वाला हमारा स्मॉल है, ठीक है। अब तुम यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पर एम्पियर्स लॉ लगाता हूँ फिर से, तो मैं लिखूंगा बी
dl cos 0, अगेन वही म्यू नॉट आई इनसाइड, बिल्कुल सही सर। तो b बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन में बचेगा हमारे पास dl cos 0 हो जाएगा 1 म्यू आई इनसाइड। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है, इसको इक्वेशन 1 बना दो, आई इनसाइड निकालना है। अब ये परेशान करेगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा क्योंकि हमें आई इनसाइड मालूम नहीं है। अब तुम बोलोगे सर देखिए ये वाला जो व्हाइट वाला है, जो टोटल करंट फ्लो कर रहा है पूरे व्हाइट वाले से हो रहा है, पूरे व्हाइट वाले से टोटल करंट। तो यहां पर जो पूरे व्हाइट वाले से करंट है, ये पूरे व्हाइट वाले से जो करंट है वो जा रहा है हमारा आई, बिल्कुल जा रहा है आई। और इस व्हाइट वाले का रेडियस कितना है, पूरा रेडियस ए, तो कितना एरिया से जा रहा है सर, पाई ए स्क्वायर से। तो अगर मैं यहाँ पे करंट पर यूनिट एरिया निकाल लूँ, करंट डिवाइड बाई एरिया दैट इज पाई ए स्क्वायर, तो ये आ गया करंट पर यूनिट एरिया। लेकिन सर हमें जो निकालना है, हमें जो फाइंड करना है वो करना है इतने में से, इस वाले छोटे लूप में से जिसका रेडियस कितना है ए या स्मॉल आर, स्मॉल आर, इससे करंट निकालना है हमें। तो इससे करंट कैसे निकालोगे, तो इस छोटे वाले के एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, पाई आर स्क्वायर, ये हमारा आ जाएगा आई इनसाइड। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चों यहाँ पे आई इनसाइड कितना बचेगा हमारे पास, आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ये हमारे आई इनसाइड की वैल्यू होगी। फिर समझ लो टोटल करंट जो जा रहा था वो पूरे व्हाइट वाले सर्किल से आ रहा था, बड़े वाले सर्किल से। हमारा जो एम्पियर्स लूप है वो इस बार छोटा है, तो हमें तो करंट चाहिए इस येलो वाले से, व्हाइट वाले से नहीं चाहिए, येलो वाले से। तो हम क्या करेंगे, पूरे वाले से कितना करंट, आई, पूरे वाले का एरिया कितना, पाई ए स्क्वायर, येलो वाले का एरिया कितना, पाई स्मॉल आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, तो आई इनसाइड आ गया हमारे पास। करंट पर यूनिट एरिया मल्टीप्लाइड बाई एरिया, एरिया एरिया कैंसिल, करंट ही तो बचेगा, बहुत बढ़िया। तो ये हो जाएगा बी। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, दैट इज अगेन 2 पाई आर। बहुत बढ़िया सर। अब जरा आई इनसाइड लिखवा दो, आई अपॉन ए स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, तो बी के नीचे बी आ गया, म्यू नॉट के नीचे इसको नीचे ले आओ, 2 पाई, बहुत बढ़िया। आई के नीचे कितना, ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई कितना, आर, तो ये हमारी बी आ गई इनसाइड पॉइंट पर। सर बहुत बढ़िया। अब यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ जो इनसाइड वाली आई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के। और आउटसाइड वाली कैसी थी, आउटसाइड वाली थी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर के। सर बहुत बढ़िया, इसी से सवाल आएगा ग्राफ बनाने को, बहुत ज्यादा चांसेस है एमसीक्यू में आ जाए। ठीक, तो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर है इनसाइड पॉइंट के लिए, अगर पॉइंट इनसाइड होगा, ये रहा, जैसे ये रहा पॉइंट, इनसाइड पॉइंट। ठीक है, दिस इज इनसाइड पॉइंट। और यही पॉइंट अगर आउटसाइड होता, ये वाला, तो बी डायरेक्टली होता, इनवर्सली होता, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के। और इस पॉइंट के लिए बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के। ठीक है, ऐसे ये हो गया। ठीक है, तो यहां पर अब हम इस सिचुएशन में आ गए हैं कि ग्राफ बना सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, तो यहां पर मैं एक बार थोड़ा सा और समराइज कर देता हूं चीज को, हमने किया क्या है नेक्स्ट स्लाइड पर। तो हम लोगों ने बात ये करी है बच्चों कि हमारे पास क्या क्या था, हमारे पास एक थिक वायर था, हमारे पास क्या था, एक थिक वायर। तो थिक वायर सर ये लो बना दिया थिक वायर। थिक वायर के बाद वो क्या बोला, ऐसे करके ये, उसके बाद उसमें ये इसकी एक्सिस थी। सर बहुत बढ़िया, एक्सिस से कितनी दूरी पर, आर दूरी पर। ये पॉइंट इनसाइड था, आउटसाइड था, सर ये पॉइंट तो आउटसाइड था। तो आउटसाइड फील्ड का फॉर्मूला कितना आया था, याद होना चाहिए डायरेक्ट, दैट इज म्यू नॉट के नीचे 2 पाई, आई के नीचे आर, जो इन्फिनाइट लॉन्ग वायर की वजह से था। सेम फॉर्मूला, पिछले वाले डेरिवेशन का सेम फॉर्मूला। अच्छा सर, फिर हमने क्या करा, फिर हमने एक और बात करी यहां पर, हमने क्या बात करी यहां पर, हमने करी कि अगर ये पॉइंट हमारा सरफेस पर आ जाए, तो सर सरफेस पे क्या होता है, कोई टेंशन नहीं, सरफेस पे ये होता है कि छोटा आर रिप्लेस बाई रेडियस। तो सरफेस पे हमारा आ जाता है म्यू नॉट के नीचे 2 पाई, और यहां ऊपर स्मॉल आर की जगह ए आ जाएगा। ठीक है सर, ये बात भी समझ में आ गई। फिर हमने क्या करा, फिर बच्चों हमने करा कि अगर पॉइंट यहां आ जाए, इनसाइड आ जाए, ये वाला पॉइंट इनसाइड, फिर वही छोटा आर, तो यहां इनसाइड पॉइंट पर फील्ड का फॉर्मूला आता है हमारे पास म्यू नॉट के नीचे 2 पाई, आई के नीचे कितना, ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई छोटा आर। अच्छा सर बहुत बढ़िया, ये भी समझ में आ गया। यहां समझने की बात यह है बच्चों कि यहाँ पे बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर के होता है। ठीक है सर, याद रखेंगे। और आउटसाइड के केस में समझने की बात यह है बच्चों कि यहां पर जो होता है बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर के। जी सर, ये बात भी समझ में आ गई हमें। बस ये था क्लास। अब जरा इसका हम फटाफट ग्राफ बना ले, तो हमें ग्राफ जो है इस तरह से मिलेगा बी और आर के बीच में। ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है पेपर में, बी और आर के बीच में। तो इनसाइड तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जी सर, और आउटसाइड कैसा है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर।
तो B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड दिस इज B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ये हमारा ग्राफ हो गया, इसको ध्यान में रखना है, एक नंबर में मिल सकता है। इन फॉर्मूलेज पे हमें दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं। आउटसाइड वाला तो याद ही रहेगा, वो तो इन्फिनाइट लॉन्ग वायर के जैसा होता है, जैसे इन्फिनाइट लॉन्ग वायर का होगा वैसे आउटसाइड वाले पॉइंट का होगा। इनसाइड का थोड़ा सा याद रखेंगे क्योंकि इस पे आ सकते हैं न्यूमेरिकल। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। ठीक, तो ये चीज़ कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट डेरिवेशन की तरफ चलते हैं।